नमस्कार, महा एमटीबी में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने। मेरे अभ्यास का विषय है अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स। मेरे साथ में सूरज हमारे वीडियोग्राफर है। आज एक ऐसे चीज़ पर हम बात करने वाले, ऐसे स्थिति पर बात करने वाले जिससे विश्व युद्ध शुरू होने का भी खतरा हो सकता है। ये जगह है यूक्रेन। यूक्रेन, जिसको उनकी खुद की भाषा में उक्रेन कहते हैं, इसका अर्थ है सीमावर्ती प्रदेश। रशियन भाषा में इसका अर्थ है सीमावर्ती प्रदेश। 1991 तक उक्रेन ये रशिया का एक पार्ट था, ये रशिया का एक प्रांत था। लेकिन 91 में जब रशिया का विघटन हो गया, रशियन साम्राज्य का विघटन हो गया, उसके बाद में उक्रेन स्वतंत्र हो गया 1991 में। इसके पहले 500 साल तक उक्रेन कभी भी स्वतंत्र नहीं था, वो हमेशा रशिया के अंकित में था। रशिया की भाषा वहाँ बोली जाती है, हालांकि उक्रेन की खुद की भी भाषा है, उक्रेनियन भाषा है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, इसका कारण पहले मैं आपको बताता हूँ। अमेरिकन सेना ने जब अफगानिस्तान से पलायन किया, अमेरिका के लोग कितने भी कहे कि हमने यहाँ से निकाला, स्ट्रैटेजिक विड्रॉल, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से भाग जाना पड़ा। और इसके बाद में अमेरिका जो एक महाशक्ति है, उस महाशक्ति का जो स्ट्रेंथ था, महाशक्ति का जो दबदबा था, महाशक्ति की जो ताकत थी, वो उसके शत्रुओं के दृष्टि में कम हो गई है। इसके दो प्रमाण हम देख सकते हैं। चीन ने भी आंका है कि अमेरिका अपने दोस्तों की मदद नहीं करता है, समय आने पे भाग जाता है। तो अब ताइवान, जिसको अमेरिका ने गारंटी दी है कि ताइवान स्वतंत्र रहेगा, चीन उसे हथियाने की फिराक में है और वो देख रहा है कि अमेरिका शायद ताइवान की मदद के लिए न आ पाए। वैसे ही व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष, उन्होंने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया है और उन्होंने उक्रेन में दादागिरी शुरू कर दी है। अपनी जो आक्रामक नीतियां हैं वो उक्रेन के बारे में उन्होंने शुरू की। हालांकि 2014 में ही इन्होंने इसका आगाज़ किया था। उन्होंने 2014 में उक्रेन का जो एक छोटा द्वीपकल्प उसके दक्षिण में है, जिसको क्रीमिया बोलते हैं, वो क्रीमिया को उन्होंने हथिया लिया। क्रीमिया को उन्होंने सेना भेज के हथिया लिया और अब उसे वो छोड़ने को तैयार नहीं है। क्रीमिया ये काले समुद्र में है, स्थित है, जहाँ पे रशिया की बहुत बड़ी नौसेना का बेड़ा वहाँ पे स्थित है, जिसको ब्लैक सी फ्लीट कहा जाता है। तो रशिया ने क्रीमिया हथिया लिया, उक्रेन कुछ नहीं कर सका, अमेरिका कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन अब वो और आगे जाना चाहते हैं। उक्रेन वैसे काफ़ी बड़ा देश है, उसकी 4 करोड़ लोक संख्या है। उक्रेन का एरिया अगर आप देखो तो 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 6 लाख वर्ग किलोमीटर है। उक्रेन में बहुत अच्छी आबोहवा होने के कारण बहुत अच्छा अन्न धान्य का, ग्रेन्स का उत्पादन होता है। उक्रेन के गेहूं बहुत फेमस है। वो सारे रशिया को पहले उक्रेन ही गेहूं की सप्लाई करता था, अब वो सारे यूरोप को भी गेहूं सप्लाई करता है। इसके अलावा उनके पास नैसर्गिक वायु, मतलब नेचुरल गैस के भी भंडार है, जिसको वो यूरोप को देता रहता है, क्योंकि यूरोप की जो इंडस्ट्रीज़ है, प्लस यूरोप में सर्दियों के, जाड़ों के मौसम में जो घर को गर्म करने के लिए नेचुरल गैस लगती है, वो भी उक्रेन से ही आती है। तो यूरोप की उक्रेन से काफ़ी घनी मित्रता हो गई है और उक्रेन यूरोप का जो संगठन है नेटो, उसमें जाना चाहता है। उक्रेन को रशिया से कुछ लेना देना नहीं है। इसके पहले उक्रेन के जो राष्ट्रपति थे यानुकोविच, वो यानुकोविच को रशिया से ही बहुत प्यार था और वो तो चाहते थे कि रशिया से कभी अलग न हो। लेकिन यूक्रेन की जनता ने उनको पराजित कर दिया इलेक्शन में। अभी के जो प्रेसिडेंट थे वोलोदोमिर जेलेनिस्काई, इन्होंने इसी बूते पे प्रेसिडेंटशिप हासिल की है कि हम रशिया की एक न सुनेंगे, हम अपने स्वतंत्र विचार से चलेंगे। लेकिन इसको धमकाने के लिए अभी व्लादिमीर पुतिन ने उक्रेन की बॉर्डर पे सेना ला के रखी है। उन्होंने अपनी पहले 1 लाख सेना थी, उसको दुगनी करके 2 लाख सेना बना दी है। मिसाइल लॉन्चर वहाँ ला के रखे हैं और सारी तरफ से उन्होंने उक्रेन को घेर लिया है। और अब वो उक्रेन को धमका रहे हैं कि आप अपनी जो है बिहेवियर उससे बाज आओ, वरना हम आपको तोड़ देंगे, हम आपके यहाँ लड़ाई शुरू कर देंगे। उक्रेन की जो ईस्टर्न बॉर्डर है, मतलब पूर्व भाग है, उस पूर्व विभाग में रशियन बोलने वालों की संख्या अधिकतर है और उनको रशिया से अलग होना बिल्कुल रास नहीं आया था। उन्होंने पहले से कहा था कि हमें तो रशिया में ही रहना है। इस रीजन को डॉनबास रीजन कहा जाता है। वो डोनेट्स्क बेसिन, जिसको कहते हैं, बेसिन मतलब तलहटी, वो डोनेट्स्क तलहटी में लुशान्स्क और डोनेट्स्क, ये 2 प्रांत आते हैं। ये 2 प्रांतों के लोगों ने कह दिया कि हम तो उक्रेन में सम्मिलित होंगे ही नहीं, हम तो रशिया के साथ में ही जाएंगे।
और 2014 में जब रशियन सेना घुसी तो इन्होंने भी विद्रोह कर दिया और यूक्रेनियन सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। आज के दिन में वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो स्वतंत्र देश हो। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने उन्हें मान्यता नहीं दी है, लेकिन वो रशिया के बिल्कुल पिछलग्गू देश है और 250 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आज बनी हुई है, जो 2015 में जो उनमें जो समझौता हुआ यूक्रेन और रशिया के बीच में। यूक्रेन रशिया के सामने कुछ नहीं है। हालांकि यूक्रेन की यूरोप में तीसरे नंबर की आर्मी है। रशिया फ्रांस के बाद में यूक्रेन की आर्मी का नंबर आता है, 3 लाख की आर्मी उनके पास है, लेकिन फिर भी वो रशिया से तो टक्कर नहीं ले सकते ना। तो आज के दिन में ये स्थिति है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में झड़पें होती रहती है। अब वो रशिया के बीच में नहीं होती, डॉनबास के जो रिबेल्स होते हैं, जो विद्रोही होते हैं, उनके बीच में झड़पें होती है। आज तक यूक्रेन के काफ़ी सैनिक, तकरीबन 7,000 सैनिक धराशायी हो गए हैं ये सब झड़पों में। तो अभी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उन्होंने गुहार लगाई है अमेरिकन राष्ट्रपति और नाटो के सदस्यों को कि आप हमें अगर सहायता नहीं करोगे, आप हमें बिल्कुल आधुनिक शस्त्रास्त्र नहीं दोगे, तो हम रशिया के सामने टिक पाना मुश्किल है। और यही देख के व्लादिमीर पुतिन ने 3 दिन पहले अमेरिका को अल्टीमेटम भेजा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट को नहीं भेजा, अमेरिका को डायरेक्ट अल्टीमेटम भेजा है कि आप इंश्योर करो कि यूक्रेन नेटो में सम्मिलित नहीं होगा और यूक्रेन की भूमि पर नेटो की मिसाइल, मतलब अमेरिकन मिसाइल नहीं लगेंगे। ये एक तरह से तो धमकी है। अगर ये नहीं हुआ तो हम यूक्रेन पे धावा बोल देंगे। तो आज स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। अमेरिका के जो विदेश मंत्री है एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने 2 दिन पहले बयान दे दिया। देखो कैसे बयान आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन में पुतिन की सेना हमला करती है तो उसमें अमेरिका के सैनिक नहीं भेजे जाएंगे। इसका मतलब हम यूक्रेन को हम अपने खुद के भरोसे छोड़ देंगे। अब ये तो शरणागति हुई ना। हालांकि फ्रांस और जर्मनी ने कहा है कि हम इसको मानते नहीं है। उन्होंने पुतिन को बताया है कि आप इससे बाज आओ, आप ये सब नाटक बंद कर दो और अपनी सारी सेनाएं वापस जहाँ से लाए हो वहाँ छोड़ दो और ये झगड़े बंद कर दो। तो इस स्थिति में आज चीज़ आके रुकी हुई है। सिचुएशन यहाँ पर है, लेकिन सिचुएशन बहुत गंभीर है। पुतिन किसी भी समय अगर पुतिन ने हमला बोल दिया तो यूक्रेन की सेना उनके सामने ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। और ख़ास करके अगर उनको नेटो की सेना, मिसाइल और शस्त्रास्त्र की मदद नहीं मिली, असला बारूद नहीं मिला, तो वो उनके सामने टिक नहीं सकते। और इससे एक बार फिर लोगों में धारणा पक्की बैठ जाएगी कि अमेरिका के दोस्तों की मदद को अमेरिका आता नहीं है। और ये जो बाइडन और उसके अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज के दिन में तो पुतिन ने तो बोल ही दिया है कि आप इससे बाज आओ। अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया, यूक्रेन को तो पहले से ही बता दिया है। जो डॉनबास रीजन के लोग हैं, जो विद्रोही लोग हैं, उन्होंने भी अभी दादागिरी करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा यूक्रेन को तो हम तो स्वतंत्र ही होना चाहते हैं, हमें तो आपके साथ में रहना नहीं है। तो यूक्रेनी भाषा बोलने वाले और रशियन भाषा बोलने वाले, इनके बीच में मनमुटाव है, दोस्ती तो कतई नहीं है। आगे आगे देखिए होता क्या है। वैसे तो यूक्रेन एक गरीब देश है, लेकिन गैस जो वो प्रोवाइड करता है यूरोप को, उसमें यूरोप को रुचि है। अच्छा, ये गैस 2 जगह से आती है, यूक्रेन से भी जाती है और रूस की भी जो गैस है वो यूक्रेन की पाइपलाइन से ही जाती है। तो रूस को ये डर है कि अगर लड़ाई हो गई तो यूक्रेन वो पाइपलाइन बंद कर देगा। वो पाइपलाइन बंद कर दी, अगर गैस यूरोप को नहीं पहुंची तो यूरोप उसके पैसे नहीं चुकाएगा। व्लादिमीर पुतिन अभी भी खतरे में है, क्योंकि अमेरिका ने उन पर बहुत निर्बंध डाले हुए हैं। और अभी एक धमकी बाइडेन ने दी है कि अगर व्लादिमीर पुतिन ने ये चालू रखा तो हम ऐसे ऐसे निर्बंध लगाएंगे कि आपको नानी याद आ जाएगी। तो पुतिन ने क्या किया है, बाल्टिक समुद्र में से एक नई पाइपलाइन डालने का प्रोजेक्ट शुरू किया। उसको नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये कहते हैं उस पाइपलाइन को। अगर ये पाइपलाइन डल गई तो रशिया की गैस डायरेक्टली यूरोप के पास पहुंच जाएगी, यूक्रेन से जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इस पाइपलाइन को यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने विरोध किया है। उसने कहा ये पाइपलाइन तो हमारे देश की स्वाधीनता और सार्वभौमत्व को ख़त्म करने की निशानी है, क्योंकि अगर यूरोप से पैसा नहीं मिला तो हम जिएंगे कैसे। और यूरोप से पैसा तभी मिलेगा जब पाइपलाइन हमारे थ्रू जाएगी, जो आज जा रही है। हालांकि ये पाइपलाइन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इस पाइपलाइन के विरोध में जर्मनी और फ्रांस है। और आगे आगे क्या होता है ये अब देखने जैसा है। मैंने आपको ये वीडियो इसलिए किया है कि यहाँ पर ये विश्व शांति को एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होने की जगह है। अगर यहाँ पे रशिया ने सचमुच हमला कर दिया और अगर नेटो के देशों ने उसको जवाबदेही उसकी शुरू कर दी, जवाबदेही अगर शुरू हो गई तो ये विश्व युद्ध में परिवर्तित होना ज़्यादा दूर नहीं है।
इससे आपको अवगत कराना था और प्लस ये भी कहना था कि अगर पुतिन की दादागिरी चल गई तो चाइना की दादागिरी और बढ़ जाएगी और चाइना अमेरिका को बिल्कुल ताक पे रख देगा। इसका मतलब यह है कि चाइना अगर ताइवान हथिया लेगा तो आगे जाके लद्दाख में भी चाइना कुछ नई चालें रच सकता है। इसलिए हमें आगाह रहना है, हमें इस पे बिल्कुल बारीकी से निरीक्षण पे रखना है। आगे आगे क्या होता है मैं आपके पास ले आऊँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने मित्र परिवार के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पे आपके कमेंट्स भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है तो उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि नए वीडियो जब हम बनाएं आपके पास तुरंत इत्तिला पहुंच जाए। नमस्ते।